ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू ब्रेनियक आईएएस। तो हमारी चल रही थी ज्योग्राफी सीरीज़, और ज्योग्राफी सीरीज़ में आज का टॉपिक है ओशियन करेंट्स एंड ओशियन सर्कुलेशंस। तो ओशियन करेंट्स क्या होता है? तो ओशियन करेंट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जनरल मूवमेंट ऑफ सरफेस वाटर ऑफ द ओशियन इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। कि मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में समुद्र के जो ऊपरी भाग का पानी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए, तो इसको हम ओशियन करेंट्स बोलते हैं। तो अब आप बोलेंगे सर कि पानी मूव क्यों करता है? तो पानी मूव क्यों करता है, रीज़न फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर मूव्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से वाटर मूव करता है। सेलिनिटी डिफरेंस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, because of the difference of temperature and salinity it causes the movement of water. तो ओशियन करेंट्स को देखते हैं कि ओशियन करेंट्स क्या हैं। करेंट्स दो तरह के होते हैं पानी के अंदर, एक होता है सरफेस करेंट, एक होता है डीप ओशियन करेंट जिसको हम थर्मोहलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं, है ना। तो सरफेस करंट जैसा नाम बता रहा है कि सरफेस करंट वो करंट पानी में जो सरफेस पे हैं। सपोज़ ये है पानी की सतह और ये है बॉटम ऑफ द ओशन। तो दो करंट मूव करेंगे, एक करंट मूव करेगा ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे जो करंट मूव करेगा उसको हम बोलेंगे सरफेस करंट, और दूसरा करंट मूव करेगा इन द डीपर ओशंस। दिस current in the deeper ocean is known as thermohaline circulations. तो हम बोल सकते हैं कि thermohaline circulations are the currents in the deeper ocean, deeper part of ocean। समुद्र के गहरे भाग में जो करंट्स होते हैं, ओशन करंट होते हैं, उसको हम थर्मोहलाइन सर्कुलेशन बोलते हैं। समुद्र के टोटल वाटर मूवमेंट का 90% ऑफ द वाटर मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द थर्मोहलाइन सर्कुलेशन, एंड ओनली 10% ऑफ द वाटर मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द सरफेस करेंट्स। और सरफेस करेंट हैं दे आर मोर फास्टर, ओशन करेंट्स आर मोर फास्टर देन थर्मोहलाइन सर्कुलेशन। जो थर्मोहलाइन सर्कुलेशन है ये बहुत ज़्यादा स्लो करेंट है, जबकि जो सरफेस करेंट्स हैं दे आर कंपेरेटिवली मच फास्टर। तो टेम्परेचर के हिसाब से हम ओशन करेंट्स को डिवाइड करते हैं दो तरह के करेंट्स में। एक करंट होता है वार्म ओशन करंट एंड वन टाइप ऑफ करंट इज कोल्ड ओशन करंट। अब वार्म ओशन करंट क्या है, कोल्ड ओशन करंट क्या है? अब जैसे कोई ओशन करंट वार्मर रीजन से आ रहा है तो वो वार्म ओशन करंट कहलाएगा, जबकि कोई ओशन करंट अगर कोल्डर रीजन से आ रहा है देन इट इज़ नोन एज कोल्ड ओशन करंट। तो कोल्ड ओशन करंट में पानी ठंडा रहेगा, जैसा वर्ड आपको कोल्ड ओशन करंट बता रहा है, एंड वार्म ओशन करंट हैज़ अ वार्मर वाटर कंपेयरिंग द डेस्टिनेशन रीजन। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि वी फाइंड द ओशन करेंट्स इन अ नैरो स्ट्रेच। जैसे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नैरो स्ट्रेच में है, गल्फ स्ट्रीम दिखा रहे हैं इसमें, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, और नीचे ये ब्राज़ील का करंट। तो आप देख रहे हैं कि दिस ओशन करेंट्स आर लिमिटेड टू अ नैरो स्ट्रेच। एंड दूसरी चीज़ आप क्या देख रहे हैं इसमें कि दे हैव फिक्स्ड डायरेक्शन। जैसा आप सारे ओशन करेंट्स के डायरेक्शन देख रहे हैं, एरो इंडिकेटिंग देयर डायरेक्शन, कि उनके डायरेक्शन फिक्स हैं और हमेशा ओशन करेंट्स इसी डायरेक्शन में निरंतर मूव करते रहेंगे। एंड दीज ओशन करेंट्स ट्रेवल फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे यहाँ से इक्वेटोरियल करंट ओरिजिनेट होता है, फिर यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड्स उससे टकरा के गल्फ स्ट्रीम, फिर यहाँ ऊपर नॉर्वेजियन करंट होते हुए पूरे अर्थ में ऐसे ट्रैवल करके आते हैं। तो तीसरा कि ये ट्रैवल करते हैं फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। और हम बोल सकते हैं कि दीज ओशन करेंट्स आर लाइक रिवर ऑफ वाटर इन द ओशियन, कि ये समुद्र में एक तरीके से पानी की नदी है,
जो ये जो ओशियन करेंट्स हैं, दे आर लाइक अ रिवर ऑफ वाटर इन द ओशियन। तो देखते हैं डेफिनेशन। ओशियन करंट, it is a general movement of surface water of the ocean in a definite direction over a long distance। कि general movement of surface water in the definite direction over a long distance is known as ocean current। दो तरह के ओशन करंट होते हैं, वार्म ओशन करंट एंड कोल्ड ओशन करंट्स। ये वार्म ओशन एंड कोल्ड ओशन करंट्स आर बेस्ड ऑन द रीजन फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। दे आर कमिंग। फैक्टर्स क्या हैं इफेक्ट करते हैं मूवमेंट्स ऑफ दीज ओशियन करेंट्स। तो पहला फैक्टर है विंड्स, जो इफेक्ट करता है। बोल सकते हैं कि विंड ही मतलब इनिशियल जो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है ओशियन करंट के मूवमेंट को, वो विंड्स हैं। कैसे? अब इस कैसे का जवाब देते हैं हम आपको। ये है ओशियन फ्लोर, सपोज इसके ऊपर विंड मूव कर रही है इन दिस डायरेक्शन। तो जब ये लंबे समय तक विंड इसी डायरेक्शन में मूव करती रहेंगी तो इट कॉजेज द मूवमेंट नियर टू द सरफेस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो जो पानी है, सरफेस का वाटर है, वो विंड के डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। एज विंड मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आफ्टर सम टाइम सरफेस वाटर ऑल्सो स्टार्ट टू मूव इन द सेम डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ विंड। अब ये विंड्स कौन सी होती हैं जो मतलब निरंतर ऐसे मूव करती रहें? दे आर प्लेनेटरी विंड्स। प्लेनेटरी विंड्स अफेक्ट करती हैं, और जब ये प्लेनेटरी विंड्स ब्लो करती हैं अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट कंटिन्यूसली पुशेस द अबव सरफेस वाटर। जो ऊपर का सरफेस वाटर है, ये प्लेनेटरी विंड उनको कंटिन्यूसली पुश करती रहती है। जैसे देखते हैं कि ये इक्वेटर है यहाँ पे अटलांटिक ओशियन में, तो आपको पता है कि ट्रेड विंड्स कन्वर्जेस एट इक्वेटर। तो ट्रेड विंड्स मूव करती हैं ईस्ट टू वेस्ट इन द दिस डायरेक्शन। ट्रेड विंड्स मूव एंड कन्वर्जेस इन द इक्वेटर। दोनों डायरेक्शन से ट्रेड विंड आ रही है, तो इस ट्रेड विंड की वजह से ये जो सरफेस का पानी है वो भी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा इस ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में। द सी वाटर ऑल्सो स्टार्ट्स टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, जिससे जो ओशियन करेंट्स हैं वो ओरिजिनेट हो जाएंगे एंड स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इस करंट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। तो आपने देख लिया पहला फैक्टर विंड्स हैं जो इस ओशियन करेंट्स को अफेक्ट करेंगे। तो विंड ही ऐसा फैक्टर है जो इनिशियल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है इन ओशियन करेंट्स को। दूसरा फैक्टर है कि वेरिएशन इन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डिस्टेंस। दिस वेरिएशन causes the water to move and reduce the variations. Because of the differences in temperature, salinity and density, पानी मूव करता है उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए। Such difference guide the movement of ocean currents. दूसरा फैक्टर है कि वेरिएशन इन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड डेंसिटी। तीसरा फैक्टर है शेप ऑफ द कोस्ट। उसके लिए अब फिर से फिगर पे आते हैं। जैसे ये इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे ब्राज़ील के कोस्ट को हर्ट करेगा, तो वो कोस्ट के डायरेक्शन में ही मूव करेगा, एक इस तरफ और एक करंट मूव करेगा इस तरफ। तो ये किससे इन्फ्लुएंस हुआ है? ये इन्फ्लुएंस हुआ है बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द कोस्ट। कोस्ट की शेप की वजह से ये दोनों डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया। तो थर्ड फैक्टर इज शेप ऑफ द कोस्ट विच मॉडिफाइज द डायरेक्शन ऑफ ओशियन करेंट्स। चौथा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स causes the ocean currents to deflect right in the northern hemisphere and left in the southern hemisphere. ये कैसे? जो ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट है, कोस्ट से, ब्राज़ील के कोस्ट से टकरा के जब ये राइट डायरेक्शन में जाएगा तो यहाँ पे ये कैरिबियन आइलैंड से टकराएगा, तो एक करंट चला जाएगा इधर और एक करंट ये कैरिबियन आइलैंड होकर यहाँ चला जाएगा। और यहाँ पे जब ये कैरिबियन आइलैंड से ये करंट टकराएगा तो उसके बोलते हैं
एंटीएलिस करेंट। फिर यहाँ पे इसको बोलेंगे हम फ्लोरिडा करेंट। और जैसे ये फ्लोरिडा करंट ऊपर जाएगा तो ये यहाँ से बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इट डिफ्लेक्ट्स राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये पूरा ही राइट की तरफ मुड़ जाएगा और यहाँ पे जो यूनाइटेड किंगडम है, लंदन है, उससे टकराएगा। तो इस करंट को बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और यही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द आइस फ्री पोर्ट्स ऑफ दिस यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, क्योंकि ये जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है इट इज़ अ वार्म ओशन करंट, जिसकी वजह से वार्म ओशन करंट्स की वजह से ठंडों में भी, जहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है एंड इन दिस टेम्परेट रीजन नियर बाय पोर्ट्स गेट frozen in the winters, but because of this warm ocean current the ports in the United Kingdom or Britain is ice free even in the winters and are navigable। तो चौथा फैक्टर है कोरियोलिस फोर्स, जो ओशियन करेंट्स को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेंगे और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देंगे। अब ये ओशियन करेंट्स को हम अच्छे से देखते हैं। तो ओशियन करेंट्स को आपको समझाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जहाँ अपन पहले बात कर रहे थे अटलांटिक ओशियन में हमने इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स को देख लिया था कि इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ ट्रेड विंड्स ये ब्लो करते हैं फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट। इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स मूव कर रहे हैं, ये इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स हैं। जब ये इक्वेटोरियल काउंटर करेंट्स ब्राज़ील कोस्ट से टकराएंगे तो ये दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एक जाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर में, एक जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देखते हैं। अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का करंट जब यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड से टकराएगा तो इट गॉट डिफ्लेक्ट इन टू डायरेक्शन, वन गोज टावर्ड गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अदर टावर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में दूसरा चला आ जाएगा। तो जब ये कैरिबियन आइलैंड से दो भाग में बंटते हैं तो इनको बोलते हैं एंटेलिस करंट। तो ये अपना एंटेलिस करंट हो गया, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ से टकराते हुए एज द शेप ऑफ द कोस्ट ये यहाँ पे निकल जाएंगे। तो यहाँ से जब ये फ्लोरिडा के कोस्ट से निकलेगा ये करंट एंटेलिस करंट, तो उसको बोलेंगे अपन फ्लोरिडा करंट। फिर यहाँ पे आपको एक आइलैंड दिख रही है जिसका नाम है न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, और ये जब फ्लोरिडा के कोस्ट से टकराएंगे तो फ्लोरिडा करंट होगा। एंड ये जो गल्फ से आ रहा है फिर इसको आगे जाके बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम है जो कि न्यू फाउंडलैंड आइलैंड से टकराएगी। बट अब देखिए कि ये जो करंट है बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इट गॉट डिफ्लेक्ट इन द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये इस यहाँ पे जाने की जगह यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये करंट टकराएगा यहाँ पे अपने ब्रिटेन से। और जब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इस करंट को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इट डिफ्लेक्ट राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये वार्म ओशियन करेंट्स हैं जिससे ये यूके का पोर्ट आइस फ्री रहेगा। फिर जब ये यूके से टकराएगी तो एक करंट चला जाएगा यहाँ ऊपर की तरफ, एक जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की एक स्ट्रीम है वो ऊपर चली जाएगी और एक ये नीचे की तरफ आ जाएगी। अब आप देखिए कि जो नीचे की तरफ करंट आ रहा है मैं उसका दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसको हम बोलेंगे कैनरी करंट। कैनरी करंट, ये कैनरी करंट है कोल्ड ओशियन करंट, क्योंकि ये ठंडे इलाके से अब गर्म इलाके की तरफ यहाँ पे आ रहा है। जबकि ये जो करंट है वो है तो एक ही करंट, बट अब ये ठंडे इलाके से कंपैरेटिवली गर्म इलाके में आ रहा, तो ये पानी ठंडा है, तो अब इसको हम बोलेंगे कैनरी करंट। इट इज़ अ कोल्ड ओशियन करंट।
और ये जो कैनेडी करंट जब वेस्टर्न अफ्रीकन कोस्ट से टकराएगा तो बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे कोल्ड करंट रहेगा, तो ये डेजर्ट है कंप्लीट। कैनेडी करंट इज ऑल्सो वन फैक्टर फॉर दिस सहारन डेजर्ट, क्योंकि कैनेडी करंट कोल्ड ओशन करंट है। दिस कोल्ड ओशन करंट सप्रेसेस द प्रेसिपिटेशन। अब आप देखेंगे कि जो इक्वेटर पे ये यहाँ पे करंट जा रहा है, तो यहाँ पे अगर करंट जाएगा तो उसके साथ वाटर मूव करेगा नॉर्थ इक्वेटर करंट के साथ, बट अगर कंटिन्यूसली वाटर मूव करेगा तो इस कोस्ट पे अफ्रीका में जो पानी है उसकी कमी आ जाएगी। तो उसके लिए बीच में एक काउंटर करंट चलता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट। इसको भी रेड से रिप्रेजेंट करें बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ कोल्ड ओशन करंट। तो ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट चलता है, ये है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। ये इक्वेटोरियल काउंटर करंट दो इक्वेटोरियल करंट के बीच में मूव करता है। और जब ये जो नीचे की तरफ जो करंट आ रहा है जो ब्राज़ील कोस्ट से टकराएगा तो फिर इसको हम बोलेंगे ब्राज़ीलियन करंट। ब्राज़ीलियन करंट ये भी वार्म मोशन करंट है। फिर ये और नीचे की तरफ जाएगा, ये ब्राज़ीलियन करंट। अब आप देखिए कि नीचे यहाँ पे एक कोल्ड ओशन करंट अंटार्कटिका के पैरेलल मूव कर रहा है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर और टेम्परेट रीजन, जिसको हम बोलेंगे वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। ये एक कोल्ड ओशन करंट है। और ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जब यहाँ पे नीचे अफ्रीका ये साउथ अमेरिका के कोस्ट से टकराएगा तो ये दो डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक ये यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, एक यहाँ जाएगा। जो इस अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट को टकराएगा उसको हम बोलेंगे फॉकलैंड करंट। एंड द करंट विच हिट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका इज नोन एज हम्बोल्ट करंट। और ये कोल्ड ओशन करंट्स हैं, अंटार्कटिका से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कोल्ड ओशन करंट्स होंगे। सिमिलरली ये कोल्ड ओशन करंट्स एक अफ्रीका को भी नीचे से टकराएगा जिसको हम बेंगुला करंट बोलते हैं, बेंगुला करंट। अब यहाँ पे भी इंडियन ओशन रीजन में भी वही सिमिलर पैटर्न है, इक्वेटोरियल करंट मूव कर रहे हैं यहाँ एंड काउंटर इक्वेटोरियल करंट मूव कर रहा है। और जब ये इक्वेटोरियल करंट अफ्रीका को हिट करेंगे तो इट गॉट डिफ्लेक्ट इन टू डायरेक्शंस, एक ये ऊपर की तरफ जाएगा और एक ये नीचे की तरफ आएंगे। और जब ये नीचे की तरफ ये करंट आ रहे हैं तो मेडागास्कर आइलैंड इसको फर्दर दो डायरेक्शन में डिवाइड कर देगी और ये कहलाएंगे एग्युलस करंट। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के पास भी जब ये कोल्ड ओशन करंट्स अंटार्कटिका से आ रहे हैं ये टकराएगा तो ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर तो इसको बोलेंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। और सिमिलरली हेयर ऑल्सो इन द पैसिफिक ओशन नियर द इक्वेटर देयर इज अ इक्वेटोरियल करंट एंड इक्वेटोरियल काउंटर करंट होगा यहाँ पे भी। और जब ये इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे चाइना वगैरह को टकरा के ऊपर की तरफ चला जाएगा तो यहाँ पे हम उसको बोलेंगे कुरोशियो करंट। यहाँ पे ये कुरोशियो करंट है, इट इज़ ऑल्सो वार्म ओशन करंट। और जो नीचे की तरफ करंट आ रहा है उसको हम वो ऑस्ट्रेलिया को टकराएगा ईस्टर्न कोस्ट को, इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। ये वार्म करंट है और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट इज़ अ कोल्ड ओशन करंट। सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर की तरफ से करंट आ रहे हैं जिसको हम बोलेंगे ओयोशियो करंट। और यहाँ पे जो सी ऑफ ओखोत्सक से आ रहा है इसको हम बोलेंगे ओखोत्सक करंट। सिमिलरली यहाँ पर भी इक्वेटोरियल करंट है, काउंटर करंट है, जो ऊपर की तरफ एक करंट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाएगा उसको हम कैलिफोर्नियन करंट बोलेंगे। तो अब फिगर में प्रॉपर देखते हैं कौन कौन से करंट हैं। तो जैसा हमने देखा यहाँ पे है इक्वेटोरियल करंट, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
ये साउथ इक्वेटोरियल करंट है, इसके बीच में है इक्वेटोरियल काउंटर करंट। और ये जब इक्वेटोरियल करंट ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से होते हुए जाएगा तो ये गल्फ स्ट्रीम कहलाया जाएगा। बीच में ये फ्लोरिडा करंट भी एंटीलेस करंट, जब ये एंटीलेस करंट जब ये यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड से 2 डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएंगे तो ये एंटीलेस करंट हैं। फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स दिस गल्फ स्ट्रीम गॉट डिफ्लेक्टेड राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और ये यहाँ पे टकराएगा ब्रिटेन से और डिवाइड हो जाएगा 2 ब्रांचेस में, एक ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नॉर्वेजियन करंट है। दिस इज़ अ वार्म ओशन करंट क्योंकि ये ठंडे रीजन में जा रहा है। और यही करंट जो नीचे की तरफ आएगा तो इट इज़ अ कोल्ड ओशन करंट क्योंकि ये ठंडे रीजन से नीचे की तरफ आ रहा है, इट इज़ कैनरी करंट। सिमिलरली हेयर इट इज़ अ ब्राज़ीलियन करंट, नीचे अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट चल रहे हैं जिसको हमने वेस्ट विंड ड्रिफ्ट भी बोली थी। तो ये जब यहाँ से टकराएंगे तो इसको पेरू और हिम्बोल्ट करंट बोलेंगे। जब साउथ अमेरिकन कोस्ट से टकराएंगे, अफ्रीकन कोस्ट से टकराएगा तो बेंगुला करंट, और ऑस्ट्रेलिया से टकराएगा तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। सिमिलरली इन द इंडियन ओशन देयर्स इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटोरियल नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट एंड इक्वेटोरियल काउंटर करंट। This is a Agulhas current. When it hits this equatorial current hits the Africa, then it is Agulhas current. मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक आइलैंड से टकराने के बाद 2 डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, कुरोशियो करंट, ये पैसिफिक ओशियन में है, ऊपर से आ रहा है। ओयोशियो करंट पैसिफिक में, और ये नॉर्दर्न पैसिफिक में जो ये जा रही है ड्रिफ्ट, ये नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में ये जो वार्म ओशन करंट जा रहा है कुरोशियो करंट डिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे, तो ये भी जब अलास्कन कोस्ट से टकराएगा तो ये 2 डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक ऊपर जाएगा वार्म ओशन करंट अलास्कन करंट, और नीचे का कैलिफोर्नियन करंट। कैलिफोर्नियन करंट इज़ अ कोल्ड ओशन करंट। और ऊपर से 2 करंट यहाँ पे आ रहे हैं, एक है ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट और एक है लेब्राडोर करंट, ये दोनों कोल्ड ओशन करंट हैं। तो आई होप आपको ये ओशन करंट सब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, दिस इज़ फॉर टुडेज क्लास, एंड ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप द क्लास इज़ प्रोडक्टिव फॉर यू। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग ब्रेनियक IAS। जय हिंद, जय भारत।